नाउ लेट्स चेक द टेंपरेचर हियर। नाउ सी द टेंपरेचर सैचुरेटेड है, वो टेंपरेचर इंक्रीज करने पे फिर से अनसैचुरेटेड हो जाए। मास को सेम करा और वॉल्यूम को चेंज करा, तो जहां वॉल्यूम ज्यादा ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेंपरेचर। दिस क्वेश्चन 100% यू विल सी इन योर एग्जाम। रिलेटिव डेंसिटी में सिर्फ नंबर आता है, यूनिट नहीं आती। क्यों नहीं आती? Hello dear students, welcome to Concept Corridor. I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the new chapter for class 8 science, that is the amazing world of solute, solvent and solutions. And this chapter we are going to finish off in one shot. ठीक है? Before this, I have already covered chapter number 5, 7 and 8 of your syllabus. In case you have missed them, link is given in the description. वहाँ पे जाके check कर सकते हो. And right now, let's get started with this chapter. फिर चलिए start करते हैं कुछ questions के साथ which are given under probe and ponder. कई सारे बच्चों को लगता है कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं इनको पढ़ के, बट दिस इज नॉट ट्रू बेटा। दीज क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन अंडर दिस हेडिंग एक्चुअली गिव्स यू एन आइडिया कि आपको इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है और किन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, फटाफट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर अबव? कौन सी पिक्चर की बात हो रही है? दिस वन, ये वाली पिक्चर जो फ्रंट पेज पे दी हुई है। क्या दिख रहा है इसमें? ये डांडी मार्च की पिक्चर है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे हैं? सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर, राइट? नेक्स्ट वन, What happens when you add too much sugar in your tea or milk? अगर आप चाय नहीं पीते हो तो दूध तो पीते ही होगे, है ना? कई बार बहुत ज्यादा चीनी घुल जाती है उसमें, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो उसको सॉल्व करने के लिए, है ना? एंड हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नेक्स्ट, व्हाई डू शुगर एंड सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर बट नॉट इन ऑयल? बेटा वाटर में आपने देखा होगा ज्यादातर चीजें घुल जाती हैं, लेकिन ऑयल में ऐसा नहीं होता ना? बट व्हाई इट इज हैपनिंग? Why is water considered as a good solvent? In fact, water is considered as universal solvent. Good solvent तो है ही, universal solvent भी बोलते हैं इसको, ठीक है? Next, why are water bottles usually tall, cylindrical in shape instead of spherical? बेटा ज्यादातर वाटर बॉटल कैसी होती हैं? टॉल होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, ऐसे स्फेयर, सर्कुलर नहीं होती, राइट? स्फेयर नहीं होती बेसिकली। क्यों नहीं होती? What is the reason behind it? इन चीजों पे हम यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। उसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं तो यू कैन राइट डाउन हियर, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल विद दिस हेडिंग मिक्सचर। अब बोलोगे मैम मिक्सचर तो चैप्टर के हेडिंग है ही नहीं, हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा मिक्सचर से ही हम इस टॉपिक पे, इसके चैप्टर के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? अब फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं मिक्सचर को, जो कि आपने चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने वहां पर ये दो टाइप के मिक्सचर्स देखे थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यहां पर हम पानी में शुगर घोल रहे हैं, यहां पर हमने मिट्टी घोल दी है। अब आपको क्या सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे दोनों जगह? ऑफ कोर्स नॉट, है ना? यहां पर आपको थोड़ी देर में क्या दिखेगा? ये शुगर गायब हो जाएगी। अब गायब हो जाएगी क्या? नो, इन फैक्ट द शुगर विल टेक द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, राइट? तो ये जो शुगर घुल जाएगी उसकी वजह से आपको एक यूनिफॉर्म शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। अब यूनिफॉर्म क्यों बोला? बिकॉज अगर आप इस शुगर सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे तो जितना मीठा यहाँ बॉटम पे होगा सेम उतना ही मीठा टॉप वाला पानी भी होगा, है ना? तो यूनिफॉर्मिटी होगी। सो दिस इज कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म मिक्सचर। और यहाँ पर दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? बिकॉज जब आप सैंड घोलते हैं तो सैंड बीइंग हेवी नीचे सेटल हो जाता है और उसमें कुछ लाइटर पार्टिकल होंगे, कुछ डस्ट होगी, तो वो सारी सारी ऊपर फ्लोट कर रही होती है, राइट? सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है? फटाफट से देख लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म मिक्सचर, सच टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर द कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। आप यहां पर देख के बता नहीं सकते हो कि चीनी कहां गई, है ना? हम बोलते हैं यूजुअली गायब हो गई है, बट गायब नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? सच टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर द कंपोनेंट्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं भाई कि यहाँ पर ये लाइटर पार्टिकल है, नीचे जो है वो सैंड सेटल हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सीन सेपरेटली इवन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को सेपरेटली देख नहीं सकते हैं, यहाँ पर नेकेड आई से भी कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं। गॉट इट? नाउ अब यहाँ पर बेटा हमारा इस चैप्टर का टॉपिक कहाँ है? दिस वन, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स आर एक्चुअली नोन एज सॉल्यूशंस, ठीक है? तो अभी इससे आगे हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मिक्सचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो, नाउ व्हाट इज अ सॉल्यूशन? अभी हमने शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया, कैसे बना शुगर सॉल्यूशन? अब हम पार्टिकुलेट फॉर्म में देखते हैं। लेट्स से दिस इज वाटर, ये वाटर है पार्टिकुलेट फॉर्म में, इसमें हमने सॉलिड शुगर को डाला, हमने उसको डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद ये जो शुगर पार्टिकल थे
वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में आए और उन्होंने वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ले ली, राइट? ये आपको क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। अंडरस्टूड? नाउ अब सॉल्यूशन के जो ये कंपोनेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बेटा यहां पर जो ये वाटर है जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। ये क्या था? सॉल्वेंट था। यहां पर जो ये शुगर है इसको बोला जाता है सॉल्यूट। व्हाट इज दिस? सॉल्यूट। सो व्हेन solute is added in solvent you will get a solution, राइट? अभी इनके डेफिनेशन को डिटेल में हम आगे जाके और देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था बेटा? जो हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया जो कि वाटर है, सॉल्यूट जो कि हमने स्मॉल क्वांटिटी में लिया जो कि एक सॉलिड है यानी शुगर है। उन दोनों को डिसॉल्व किया, आपको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिला, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? नाउ अब ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये है आपका सॉलिड इज मिक्स्ड विद लिक्विड, यानी हमने एक पार्टिकल सॉलिड था, दूसरा सब्सटेंस हमारा लिक्विड था, उन दोनों से हमको क्या मिला? एक सॉल्यूशन मिला, ठीक है? सो व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज देयर द सॉलिड कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। सॉलिड कंपोनेंट क्या होता है? हमेशा सॉल्यूट। द लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। लिक्विड वाला कंपोनेंट क्या है? सॉल्वेंट है। इन दोनों के मिक्सचर से आपको क्या मिला? सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? नाउ अब बेटा क्या हमेशा हम सॉलिड ही डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में? ऑफ कोर्स नॉट। लिक्विड भी तो डिसॉल्व कर सकते हैं, आप लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो, है ना? तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। द फर्स्ट वन हियर इज लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी दोनों दो जो मिक्स कर रहे हैं वो दोनों के दोनों लिक्विड हैं, या फिर एयर इन एयर सॉल्यूशन, इसको हम गैस इन गैस सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है? देखो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल बताओ जल्दी से। इफ यू नो टेल मी इन द कमेंट्स राइट नाउ। आपने अपने डेली लाइफ में किचन में मिल जाएगा, आपको देखा हुआ है। क्या है एग्जाम्पल? द बेस्ट एग्जाम्पल इज विनेगर। बेटा विनेगर क्या होता है? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, लेकिन कितना? सिर्फ 5 to 7%। 5 to 7% विनेगर इज एडेड इन वाटर। सो क्या है? विनेगर भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। अंडरस्टूड? नाउ इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल? आप नींबू का रस डिसॉल्व करते हो ना पानी में लेमनेड बनाने के लिए, तो वहां पर जो लेमन का जूस है दैट इज ऑल्सो लिक्विड। आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो दैट इज ऑल्सो लिक्विड। यस? नाउ वेयर इज सॉल्वेंट एंड वेयर इज सॉल्यूट? दोनों ही लिक्विड है, तो हम किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? जो ज्यादा क्वांटिटी में है। किसको सॉल्यूट बोलेंगे? जो कम क्वांटिटी में है। क्लियर? देखो when a solution is formed by mixing two liquids, so liquid liquid solution। example क्या है? vinegar is a solution in acetic acid, where the acetic acid is there in the water। clear? here water is present in larger amount, जो larger amount है वो क्या होगा? solvent, and the acetic acid which is present in the less amount that is the solute। clear? now air in air solution। अब ये क्या है? हमारे सराउंडिंग की एयर, उसमें कितने सारे गैसेस हैं? मिक्सचर है ना वो भी। और कैसा मिक्सचर है? यूनिफॉर्म मिक्सचर है। चैप्टर 8 में पढ़ लिया है ना? सो यूनिफॉर्म मिक्सचर है, और यूनिफॉर्म मिक्सचर को ही तो क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन बोलते हैं। सो उसको हम एयर इन एयर सॉल्यूशन बोलेंगे। अब बोलोगे मैम एयर इन एयर सॉल्यूशन में कौन किस में डिसॉल्व हो रहा है, हमें कैसे पता पड़ेगा? बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसको आप सॉल्वेंट ले लो, बाकी जो छोटी छोटी क्वांटिटी में उसको हम सॉल्यूट ले लेते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है? नाइट्रोजन। सो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होगा? आपका सॉल्वेंट, और बाकी सारी गैसेस क्या होंगे? सॉल्यूट। क्लियर? देखो सो व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 or more gases, for example air is a gaseous solution, since nitrogen is present in the largest amount, this is the solvent, and other gases like oxygen, argon, carbon dioxide and other gases are in the smaller quantity, so they are the solute। clear? चलो moving ahead। now कंसेप्ट क्लैरिटी फॉर यू। बेटा मैंने अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी? वट एवर इज इन लार्जर क्वांटिटी उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, है ना? देखो सॉल्यूट द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। जो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने लेस क्वांटिटी में लिया वो हमारे लिए सॉल्यूट था, जो हमने लार्जर क्वांटिटी में लिया, ज्यादा लिया, वो हमारे लिए सॉल्वेंट था, राइट? अब बेटा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक फैक्ट तो गड़बड़ा जाता है। What is that? ये What is this? गुलाब जामुन कई सारे लोगों के फेवरेट होते हैं, है ना? अभी गुलाब जामुन पे ध्यान मत दो, उसके सिरप पे ध्यान दो, जो ये चाशनी है उस पे ध्यान दो। कैसे बनती है? बेटा चाशनी बनाने के लिए हम थोड़े से वाटर को बॉईल करते हैं और उसमें बहुत सारी शुगर डालते हैं,
ऑलमोस्ट लेट्स से 1 ग्लास अगर आप वाटर लोगे तो लगभग 2 ग्लास आपको उसमें शुगर डालना पड़ेगा, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग तो जो कम क्वांटिटी यानी वाटर है वो हमारे लिए सॉल्यूट हो जाएगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी यानी कि शुगर है वो हमारे लिए सॉल्वेंट हो जाएगा। बट दैट इज नॉट ट्रू। ऐसे केस में भी जो शुगर है वही सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर ही रहेगा। अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे, अभी तो आपने बताया जो कम क्वांटिटी में है वो क्या है, सॉल्यूट है, तो कम क्वांटिटी में तो वाटर है इस शरब में, तो उसको सॉल्यूट होना चाहिए। बेटा एक्चुअल में देयर इज वन मोर डेफिनेशन, यहाँ पे कई बार ऐसे ना एक्सेप्शंस आ जाते हैं। अब उसको समझाने के लिए इस दूसरे डेफिनेशन को ध्यान दो। यहां पर हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉल्यूट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं दे ऑलवेज टेक द स्पेस बिटवीन द अदर मैटर। सॉल्यूट की एक और डेफिनेशन है बेटा, सॉल्यूट के पार्टिकल हमेशा जो सॉल्वेंट होगा उसके बीच की स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि मैंने आपको शुगर सॉल्यूशन में बताया भी था। शुगर जो रेड कलर की मैंने दिखाई थी उसने क्या किया, जैसे हमने डिसॉल्व किया तो उसके पार्टिकल्स ने वो ब्लू डॉट के बीच में जाके स्पेस ले ली, राइट। दिस इज द डेफिनेशन। यहां पर सॉल्वेंट क्या है, द सब्सटेंस हुज स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जिसके बीच की स्पेस को सॉल्यूट आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब आ जाओ इस चाशनी पे, शुगर सिरप पे। यहां पे क्या हुआ, शुगर को हमने भले 2 ग्लास लिया, ज्यादा लिया, लेकिन अल्टीमेटली शुगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में आके स्पेस कहां ले रहा है, वाटर के बीच में जाके तो ले रहा है ना। तो यहां पर जो शुगर है दैट इज टेकिंग द स्पेस ऑफ वाटर, तो जिसकी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है वो सॉल्वेंट है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो सॉल्यूट है। अंडरस्टूड। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आ सकता है शुगर सिरप में कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्यूट है, शुगर, और कौन सॉल्वेंट है, वाटर। अंडरस्टूड। चलो मूविंग अहेड, नाउ हियर लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ मच सॉल्यूट कैन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व। बेटा अगर हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर दें तो उसमें कितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी। क्या करना है यहाँ पर बेसिकली आपको एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, यू हैव टू टेक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर। लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ फिल्ड वाटर, उसमें आपको सॉल्ट डालना है लेकिन एक साथ नहीं डालना। पहले आपको 1 स्पून डालना है, डिसॉल्व करके देखना है, फिर और 1 स्पून डालना है, तो कितना वो डिसॉल्व कर पा रहा है बेसिकली, है ना। तो करके देख लेते हैं एक्टिविटी को। देखो यहां पर दिस इज द बीकर, 50 ml of water I have taken, fixed quantity. Now before doing this activity let's check the temperature। कितने टेम्परेचर में भी एक्टिविटी कर रहे हैं, देखो here, ये देखो थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये। लेबोरेटरी थर्मामीटर का ये टेम्परेचर कितना है, देखो दिख रहा है, दिस रेड मार्क, दिस इज -10, 0, 10, और ये ऑलमोस्ट यहां तक है। आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैंने देखा था दिस वाज ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेल्सियस। कई सारे बच्चे बोलेंगे मैम लेबोरेटरी थर्मामीटर को तो सेटअप से बाहर निकालते ही नहीं है। बेटा नहीं निकालते हैं, लेकिन आपको क्लियरली दिखाने के लिए मैंने इसको बाहर निकाला था। वहां पर वाटर में भी ये ऑलमोस्ट 15 डिग्री पे ही था, राइट। सो वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी एट 15 डिग्री सेल्सियस। आगे जाके हम एक और एक्टिविटी करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब फर्स्ट स्पून डिसॉल्व, ओके ये देखो डिसॉल्व हो गया। सो 1 स्पून हमने डाला, डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट 1 मोर स्पून, स्टिरिंग अगेन, ओके नाउ देखो ये वाला भी डिसॉल्व हो गया। अब बेटा इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है, पहले हमने 1 स्पून सॉल्ट डिसॉल्व किया, अब सेकेंड वाले में 2 स्पून हो गए ना, एक और स्पून हमने डाला वो भी डिसॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ डिफरेंस होगा क्या, टेस्ट में डिफरेंस होगा। पहले वाला कम सॉल्टी लगेगा, ये वाला ज्यादा सॉल्टी लगेगा, राइट। अब ऐसे में फर्स्ट केस वाले सॉल्यूशन को बोला जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जहां पे सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है। ये वाला सेकंड केस वाले सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। रिमेंबर दिस, अगेन एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, क्या ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है। क्लियर। चलो सो 2 स्पून हमने डाले, दोनों डिसॉल्व हो गए। अभी देखो नेक्स्ट 1 मोर स्पून, थर्ड स्पून हम डाल रहे। अभी देखो ये नीचे दिख रहा है सॉल्ट, अब डिसॉल्व नहीं हुआ।
अब डिजोल्व नहीं हुआ, राइट? तो इसकी ऑलमोस्ट कितनी कैपेबिलिटी है डिजोल्व करने की? 2.5 स्पून वी कैन से, राइट? 2.5 स्पून. सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी, दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट. इस सॉल्वेंट की कितनी सॉल्युबिलिटी है? 2.5 स्पून ऑफ दिस सॉल्ट. ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट यहाँ पे ग्राम में नहीं है, 2.5 स्पून अप्रॉक्स बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको क्या क्या पता पड़ा बेटा? इस एक्टिविटी से पहले हमें पता पड़ा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है, डिसॉल्व हो चुका होता है, कम क्वांटिटी में होता है. कंसंट्रेटेड, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में होता है और डिसॉल्व भी हो चुका होता है, राइट? सॉल्युबिलिटी पता पड़ी, सॉल्युबिलिटी जहां कितनी कितनी क्वांटिटी ये डिसॉल्व कर सकता है. नाउ इसके आगे इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? जहां पर अब ये इसके आगे सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा बेटा, ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. फिर से मैंने क्या बोला? सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% ये आएगा. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. जब तक इसमें सॉल्ट डिसॉल्व होते जा रहा था वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में था. जैसे ही वो पॉइंट आया कि इसमें अब सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? चलो देखो यहां पर क्या पता पड़ा हमें. इनिशियल डिसोल्यूशन से क्या मिला? इनिशियल डिसोल्यूशन, व्हेन वी फर्स्ट एडेड सॉल्ट टू वाटर एंड स्टिर इट डिसॉल्व्स कंप्लीटली. कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, फॉर्मिंग एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्यों बोला? क्योंकि उसमें सॉल्यूट पूरा डिसॉल्व हो चुका है. ठीक है, मोर सॉल्यूट कैन स्टिल बी डिसॉल्व. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अभी भी मोर सॉल्यूट ऐड करने की कैपेसिटी है. क्लियर? नेक्स्ट, कंटिन्यूड एडिशन. पहले हमने 1 स्पून डाला फिर और डाला, तो कंटिन्यूड एडिशन से क्या मिला हमको? एज यू कीप एडिंग सॉल्ट स्पून बाय स्पून द वाटर कंटिन्यूज इट डिसॉल्विंग. उसमें वो डिसॉल्व होता रहता है एंड द सॉल्यूशन बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड विद ईच एडिशन. जितना आप सॉल्यूट उसमें ऐड करते जाओगे, अगर वो डिसॉल्व हो गया तो आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलता रहेगा. ठीक है, नाउ एट लास्ट आपको क्या मिला? सैचुरेशन पॉइंट. नाउ व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट? दैट पॉइंट बियॉन्ड विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड. ऐसा पॉइंट जिसके बाद सॉल्यूट ने ऐड होना बंद हो गया, यानी डिसॉल्व होना बंद हो गया. क्लियर? देखो, इवेंचुअली एडेड सॉल्ट स्टॉप्स डिसॉल्विंग एंड सेटल्स एट द बॉटम. जब उसने डिसॉल्व होना बंद हुआ उसके बाद क्या हुआ? वो सारा का सारा सॉल्ट नीचे आके बैठ गया ना. आपने देखा भी था पिक्चर में, लास्ट वाले थर्ड वाले केस में क्या हुआ था? नीचे सॉल्ट दिखाई दे रहा था. गॉट इट? नाउ द सॉल्यूशन हैज रीच्ड इट्स लिमिट. इट इज नाउ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर. बेटा मैंने ये एक्टिविटी आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में करके दिखाई है, राइट? उस टेम्परेचर पे यानी 15 डिग्री सेल्सियस पे जो हमने 50 ml ऑफ वाटर लिया, उसकी कैपेसिटी थी 2.5 स्पून. क्लियर? सो जो उसका वो सैचुरेशन पॉइंट 2.5 स्पून के बाद आया. क्लियर? तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब इसके आगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है आगे जाके देखेंगे. ठीक है, चलो. सो व्हाट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ दिस ऑल एक्टिविटी? हमें क्या क्या पता पड़ा? हमें पता पड़ा सॉल्युबिलिटी. क्या होती है सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व्स इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. 50 ml ऑफ वाटर में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ वो उसकी 50 ml ऑफ वाटर की सॉल्युबिलिटी बताएगा. क्लियर? सो सॉल्युबिलिटी. उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन. क्या था डाइल्यूट सॉल्यूशन? जहां पर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर इन दिस सॉल्यूशन. इसके बाद लास्ट हमको यहां पता पड़ा सैचुरेशन पॉइंट. क्या है सैचुरेशन पॉइंट? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अंडरस्टूड? चलो ना इसके आगे चलते हैं बेटा. हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट? वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड हो सकता है, राइट? लेकिन यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. सो लेट्स फाइंड इट आउट हियर विद द हेल्प ऑफ वन अगेन एक्टिविटी. बेटा यहाँ पर आपको सॉल्ट की जगह पर बेकिंग सोडा लेने के लिए बोला हुआ है. व्हाट इज द फॉर्मूला बेकिंग सोडा? आई होप यू नो दैट नाउ. What is the basic formula? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, है ना? घर में मिलता है, केक में डालते हैं इसको. Now you have to take this baking soda, you have to dissolve it at normal temperature, room temperature, let's say 20 डिग्री सेल्सियस. कितना डिसॉल्व हो रहा है वो देखना है. उसके बाद उसको हीट करना है, राइट? किसको? सॉल्यूशन को हीट करना है. फिर देखते हैं कि उसमें और बेकिंग सोडा डिसॉल्व हो पा रहा है कि नहीं.
Am I clear? So let's do this activity. Again, I have done this activity with the same solution. जो अभी हमने देखा था, जो हमने 15 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्ट घोला था, I'll do this activity with the salt only. ठीक है? अब उसमें हमने क्या देखा था, 2.5 स्पून डिसॉल्व हुआ सॉल्ट, उसके बाद वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया, उसमें कोई सॉल्यूट और ऐड नहीं हो रहा था एट 15 डिग्री सेल्सियस. नाउ हियर आई एम हीटिंग इट अप, सो लेट्स फाइंड इट आउट. ये देखो, उसी सॉल्यूशन को, सेम वही सॉल्यूशन है जिसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा था, जो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था, उसको मैंने हीट किया है. बेटा ये कुछ टेक्निकल नेम्स आपको पता होने चाहिए. दिस इज वायर गॉज. ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इसमें 3 पांव होते हैं, इसके पीछे एक और है, सो ट्राइपॉड स्टैंड. दिस इज स्पिरिट लैम्प. ठीक है, तो चलो, तो उसको हीटअप किया है. नाउ लेट्स चेक द टेम्परेचर हियर. नाउ सी द टेम्परेचर. ये रेड वाली लाइन धीरे 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 ऊपर को जा रही है. देखो देखो, यहाँ पे यहाँ पहुंच गई ये. नाउ आई होप यू कैन सी. नाउ ये देखो कितना हो गया टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस. बेटा 50 डिग्री सेल्सियस में जो इसके अंदर सॉल्ट नीचे सेटल हो गया था, बिकॉज वो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया था ना सॉल्यूशन, उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा था, वो सारा का सारा यहाँ पे गायब हो चुका है. यानी कि वो डिसॉल्व अब हो चुका है. इससे क्या पता पड़ा बेटा? इससे ये पता पड़ा, जो लोअर टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिर से अनसैचुरेटेड हो जाता है. रिमेंबर मैंने क्या बोला? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेटा जो सॉल्यूशन लोअर टेम्परेचर पे सैचुरेटेड है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा. क्यों? कि उसमें और सॉल्यूट ऐड हो गया ना. अभी देखो हम और ऐड करके देखेंगे इसमें. चलो, इसमें अब हमने एक और स्पून डाला. देखो एक पूरा हीप मैंने स्पून डाला था उसमें, इसको डिसॉल्व किया. ये देखो मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है, राइट? मैक्सिमम डिसॉल्व हो चुका है. इसको फिर से हीट अप करेंगे और टेम्परेचर ऊपर लेके जाएंगे 70 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, तो उसमें फिर और सॉल्यूट ऐड हो सकता है. अंडरस्टूड? सो हमें क्या पता पड़ा यहां पर? सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, उसको अगर टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे तो वो फिर से अनसैचुरेटेड हो जाएगा. ये दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, चलो लेट्स सी द ऑब्जर्वेशन हियर. हमें क्या पता पड़ा? वाटर डिसॉल्व्स बेकिंग सोडा. यहाँ बेकिंग सोडा से एक्सपेरिमेंट था, तो उसी से देख लेते हैं. बेकिंग सोडा मोर एंड मोर विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉल्यूट और उसमें ऐड होता रहेगा. 20 डिग्री सेल्सियस पे लेस था, 50 किया तो मोर हो गया. किससे? 20 डिग्री सेल्सियस से. 20 डिग्री सेल्सियस में जितना घुला उससे और ज्यादा घुला. अगर 70 करेंगे तो फिर 50 डिग्री सेल्सियस में जितना घुला उससे भी और ज्यादा घुलेगा. Am I clear? चलो, here inference, for most of the substance the solubility increases with increase in temperature. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, solubility बढ़ती जा रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड होता जा रहा है. नेक्स्ट, also this is important, also saturated solution at a particular temperature becomes unsaturated solution if the temperature is increased. Am I clear? समझ में आ गया कंसेप्ट? चलो मूविंग अहेड. नाउ हियर वन आवर साइंटिफिक हेरिटेज. बेटा हमारे आयुर्वेदा में, आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी तो खाई होंगी ना, आयुर्वेद, राइट? उसमें मैक्सिमम मेडिसिन किस में बनती है? वाटर. वाटर एज अ सॉल्वेंट, राइट? हम वाटर में एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, कभी रोज का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, कभी नीम का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, है ना? उसको बॉईल कर देते हैं, उसमें वाटर को हम बहुत देर तक बॉईल करते हैं, वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, फिर उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, राइट? सो आयुर्वेदा में ये जो सॉल्यूशन है उसका बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है. लेकिन इसके अलावा, वाटर के अलावा और भी चीजें तो यूज हो सकती है ना एज अ सॉल्वेंट. क्या यूज होता है बेटा? यहां पर आयुर्वेदा में घी, मिल्क और इसके अलावा ऑयल्स, इनका भी यूज होता है. Am I clear? चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. अभी तक हमने क्या पढ़ा? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, राइट? सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर. जो हमने सॉल्ट डिसॉल्व किया वो सॉलिड था, हमने शुगर के बारे में पढ़ा, वो भी सॉलिड था. अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर. Am I clear? देखो बेटा, मेनी गैसेस लाइक CO2, क्लोरीन एटसेट्रा आर हाईली soluble in water. Yes, carbon dioxide, chlorine gas, these are highly soluble. Now what about oxygen? बेटा ऑक्सीजन की solubility बहुत कम होती है, लेकिन इतनी इनफ है कि जो वो एक्वेटिक एनिमल है वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है? Oxygen also dissolve in water only to a small extent, but that is sufficient to sustain all aquatic life including plants, fishes and other organisms. Clear? इसके अलावा बेटा
यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है जब भी गैस डिसॉल्व होती है वाटर में। क्यों होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर? बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की स्टेट में है, और वाटर में ऑब्वियसली पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्टेट में ही होते हैं, राइट। और जहां पर भी कोई सॉल्यूशन, कोई मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वाली फॉर्म में आ रखा है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा नेकेड आई से, वो हमेशा यूनिफॉर्म ही होगा। क्लियर? सो दिस solution gases in water is a uniform mixture, no doubt about it. Clear? Now, what is the effect of temperature on this solubility of gases? One very important question बेटा, ये जो टेम्परेचर अगर यहाँ इंक्रीज कर देंगे इसका, इस सॉल्यूशन का, मान लो, तो क्या होगा? अभी हमने सॉलिड में क्या देखा था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट यानी सॉलिड ऐड होता जा रहा था, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही थी। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या गैसेस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी? नो, यहां पर होता है उल्टा, बिल्कुल उल्टा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब क्यों होती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट सो दैट कि आप कभी इसको भूलो ना। देखो बेटा, मान लो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉलिड के हैं, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ये तो अब तो समझ में आ गया होगा, है ना? ये सॉलिड है और ये क्या है? ये गैसेस है, राइट। अब टेम्परेचर देने से क्या होता है, जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो हीट एनर्जी ये पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं। अब सॉलिड के केस में क्या हुआ, ये सॉलिड अभी कांस्टेंट पार्टिकल स्टेट में नहीं है, ये बड़ी स्टेट में जो कि हमको दिखाई दे रहा है नेकेड आइज से। जैसे ही हमने हीट एनर्जी दी, वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ये पार्टिकल दूर गए, राइट, एक दूसरे से दूर गए, अपने कांस्टेंट पार्टिकल के स्टेट में आए और इन्होंने वाटर के बीच में जाके स्पेस ले ली। तो जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कांस्टेंट पार्टिकल वाली स्टेज में आ रहे हैं और वाटर के बीच में भी गैप बढ़ता जा रहा है और ये अपनी जगह ले रहे हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। एनी डाउट? नाउ यहां पर बेटा ये तो पहले से कांस्टेंट पार्टिकल वाली स्टेट में है, इनके पास वैसी इतनी एनर्जी है, ये यहां वहां भागे जा रहे हैं। अब हम इसको और ज्यादा अगर हीट एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, जो भी गैस के पार्टिकल यहां पर वाटर के कांस्टेंट पार्टिकल के बीच में स्पेस में हैं, उनको एनर्जी मिलेगी और उड़ जाएंगे उसके बाद। अंडरस्टूड? सो गैसेस में हमेशा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस क्वेश्चन 100% यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। The solubility of gases generally decreases as the temperature increases. और इसके बेसिस पे बनते हैं कुछ conceptual question. Here, first one, why cold water is better for aquatic life? बेटा aquatic life के लिए cold water important क्यों है? Because cold water में ज्यादा से ज्यादा gases soluble हो सकती हैं. That's why. One more question, why warm water should not be disposed directly to the water bodies from the factories? बेटा do you know this fact? जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री से वार्म वाटर रिलीज होता है उसको भी हम एज अ पॉल्यूटेंट कंसिडर करते हैं ना। आई होप यू नो व्हाई। अब आपको पता पड़ गया है ना बेटा। अगर बहुत हॉट वाटर, वार्म वाटर हम डायरेक्टली डिस्पोज कर देंगे वाटर बॉडीज में, तो वाटर बॉडीज का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक लाइफ है दैट विल बी इन डेंजर। क्लियर? सो दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? नाउ हियर दिस बॉक्स। अब बेटा यहां पे जो लिखा हुआ है ये मैंने आपको इनिशियली ही समझा दिया था। क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट द मिक्सचर्स वी यूज आर ऑफ टू टाइप, यूनिफॉर्म मिक्सचर एंड नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। नाउ आई होप यू नो द डिफरेंस। यूनिफॉर्म मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशंस और इसमें जो कंपोनेंट होते हैं दे आर नॉट विजिबल सेपरेटली। यूनिफॉर्म मिक्सचर में एक बार अगर सॉल्यूशन बन गया तो उसके बाद उसके कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं देंगे नेकेड आइज से। ठीक है? In non-uniform mixtures, the components can be seen either with the naked eyes or with the magnifying devices. अगर non-uniform mixture होगा तो उसमें आपको clear separation दिखाई देगा, कोई चीज नीचे सेटल हो जाएगी, कोई चीज ऊपर होगी। ठीक है? Now इसके आगे what this girl is saying, I observed that in some non-uniform mixtures such as sawdust in water, the sawdust floats whereas the mixture of sand and water sinks down. बेटा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर में यूजुअली कुछ चीजें ऊपर फ्लोट कर रही होती हैं और कुछ चीजें नीचे सेटल हो जाती हैं। नाउ व्हाई? सो हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व बेटा कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वाटर में फ्लोट करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट नीचे बेस में चले जाते हैं, मीन्स डूब जाते हैं।
ना वाई, ऐसा क्यों होता है? तो ज्यादातर बच्चे इसका सिंपल सा आंसर देंगे कि मैम जो हल्के होते हैं वो फ्लोट करते हैं, जो भारी होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं, राइट? बट किसके कंपैरिजन में? आप ये जो मुझे हल्का और भारी बता रहे हो, लाइटर एंड हेवी, वो किसके कंपैरिजन में? द लिक्विड इन विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट डाला गया है उसके कंपैरिजन में हम हमेशा लाइटनेस और हेवीनेस को देखते हैं, ठीक है? सो हैव अ लुक हियर, ऑब्जेक्ट्स दैट आर lighter than the liquid they will float, the objects which are heavier than the liquid they will sink. Got it? सब पिक्चर है। इसमें देखो जितने भी हल्की चीजें हैं, पेंसिल, प्लास्टिक का पेन है, प्लास्टिक की ये बॉल है, सम लीव्स, दे आर लाइटर देन द लिक्विड सो दे आर फ्लोटिंग। नीचे जो भारी चीजें हैं वो सारी नीचे डूब गई हैं, दे आर सिंकिंग। नाउ बेटा ये जो हेवीनेस है इसके लिए कोई दूसरा साइंटिफिक टर्म है क्या जो हमें यूज करना है? यस, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेवीनेस इज डिटरमाइंड बाय द डेंसिटी, ठीक है? हैव अ लुक, this heaviness of an object can be described by a special property known as density. और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी डिटेल में, ठीक है? बट वन फैक्ट फॉर यू दैट यू शुड नो, बेटा यहाँ पर जो ये डेंसिटी हम बता रहे हैं सिर्फ डेंसिटी पे ये डिपेंड नहीं करता कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा। डेंसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर, density is one of the factor which determines the floating and sinking, but it is not the only factor. अब बाकी जो भी फैक्टर हैं वो सीनियर क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए लेट्स फोकस ऑन डेंसिटी, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसकी की वजह से ये बच्चे सारे इतना वीडियो का डिमांड कर रहे हैं, है ना? चलो देखते हैं। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड डेंसिटी इन सच अ वे कि इसके बाद कभी आप बोलो ना कि ये टफ है, ठीक है? चलो देखते हैं यहाँ पर। लेट्स से बेटा दीज आर द टू सिनेरियोज। दिस इज केस 1। ये क्या है? ये केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक है? इसको हम ले लेते हैं A, B, नाउ C एंड D। अब मुझे इस पिक्चर को देख के बताओ केस 1 में A या B कहाँ डेंसिटी ज्यादा है एंड केस 2 C एंड D कहाँ डेंसिटी ज्यादा है। पॉज दिस वीडियो, इन टाइम स्टैम्प, कमेंट राइट नाउ। जल्दी से मुझे बताओ देख के, अभी मैंने कुछ नहीं समझाया है, सिर्फ देख के मुझे बता दो कहाँ डेंसिटी ज्यादा है केस 1 में और कहाँ डेंसिटी ज्यादा है केस 2 में। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आई थिंक केस 1 में B होगा और केस 2 में C होगा। केस 2 का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन यहाँ पे C होगा ज्यादातर बच्चों का। क्यों होगा? क्योंकि आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर केस 1 में थोड़ा घना घना लग रहा है, यहाँ पर है ना, थोड़ा घना घना लग रहा है। यहाँ पर केस 2 में अगेन के जो C वाला पार्ट है वहां पर थोड़ा घना है, यहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस है, राइट? बस बेटा यही डेंसिटी है। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म है वो हम कैसे यूज करेंगे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हियर। बेटा लेट्स से दीज आर द टू क्लासरूम्स, दिस इज 8th A एंड 8th B। अब देख के पता पड़ा दोनों क्लासरूम बिल्कुल सेम साइज के हैं, सेम शेप है, राइट? जहां पर सेम साइज है, सेम शेप है, यानी उसके अंदर का जो स्पेस है वो सेम होगा एंड स्पेस ऑक्यूपाइड इज वॉल्यूम, राइट? स्पेस ऑक्यूपाइड इज वॉल्यूम। इसका मतलब 8th A और 8th B दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, वॉल्यूम इज सेम। क्लियर? नाउ अब मान लो 8th A का गेम्स पीरियड चल रहा है और कुछ बच्चे क्लास में रुक गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इतने बच्चे भी क्लास के अंदर हैं और 8th B का फुल फ्लेज पीरियड चल रहा है, कोई सब्जेक्ट चल रहा है पढ़ाई, तो यहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ अंदर है। अब कहां पर डेंसिटी ज्यादा थी? 8th B में। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके अंदर हैं, है ना? अब वो बहुत सारे को हम यहाँ साइंटिफिकली कैसे बताएंगे? बेटा हर बच्चे का कुछ मास है, अभी के लिए मान लो 10 kg। अब बोलोगे मैम 10 kg का कोई बच्चा होता है क्या? चलो मान लो ना ऐसे ही, ठीक है? सो यहाँ पे मान लो 1 पार्टिकल इज 10 kg, तो क्या करोगे आप? 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 kg ऑलमोस्ट मास आएगा। यहाँ पर जितने बच्चे हैं ये मान लो 30 हैं, तो आप इसको 30 से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300, राइट? तो 8th B में क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है। 8th B में मास ज्यादा है ना? सो हेयर मास इज मोर, हेयर मास इज लेस, राइट? और जहां मास ज्यादा, जहां बहुत सारे पार्टिकल, वहां पर डेंसिटी ज्यादा, वहां पर डेंसिटी इज ऑल्सो मोर। अगर मास लेस कर दोगे तो डेंसिटी भी लेस हो जाएगी। क्लियर? दिस इज फर्स्ट फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सिनेरियो। अब नेक्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ बेटा? इसके पास 8th B, जो कि ये 8th B है,
उसका कोई दूसरा पीरियड था और उनको बोला भाई तुम ऑडिटोरियम पहुंच जाओ, मान लो डांस पीरियड है, ठीक है। अब बेटा ये थी क्लास 8th बी, इनको बोला ऑडिटोरियम जाओ, तो ऑडिटोरियम तो बहुत बड़ा होता है क्लास के कंपैरिजन में, है ना। और अगर ऑडिटोरियम बड़ा है तो इसका मतलब उसके अंदर की स्पेस भी ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना। सो हियर वॉल्यूम इज लेस क्लास के अंदर, यहां पर वॉल्यूम इज मोर, वॉल्यूम मोर हो गया है अब, ठीक है। अब जितने बच्चे थे सारे के सारे यहां पहुंच गए, यही बच्चे पहुंचे सेम टू सेम, तो मास तो सेम हो गया। अगर यहां 30 थे तो यहां भी 30 होंगे, है ना। तो यहां पर इस केस में मास सेम है। अब अगर हमने मास को सेम करा और वॉल्यूम को चेंज करा, तो जहां वॉल्यूम ज्यादा वहां देखो पार्टिकल बिल्कुल खुले खुले बैठे हैं, उनके पीछे बहुत सारी स्पेस है, और जहां बहुत सारी स्पेस है तो यहां देख के पता पड़ता है कि ज्यादा डेंस नहीं है, ये ज्यादा डेंस नहीं, ज्यादा घना नहीं है, है ना। तो यहां पर डेंसिटी हो गई लेस, और ये तो पहले से डेंस था ही, तो यहां पर डेंसिटी है मोर। क्या समझ में आया? वॉल्यूम अगर मोर होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। अब इन दोनों को जरा हम कंपेयर कर लेते हैं, मास और वॉल्यूम को। सो हमें क्या पता पड़ा, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे। कैसे डिपेंड करती है? सेम सेम चलता है, मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा, मास लेस तो डेंसिटी भी लेस। सो दोनों आएंगे न्यूमरेटर में, डेंसिटी और मास। और वॉल्यूम जा रहा है उल्टा, है ना, वॉल्यूम अगर ज्यादा तो डेंसिटी लेस, ठीक है। तो ये आएगा आपका डेंसिटी न्यूमरेटर में, वॉल्यूम न्यूमरेटर में, वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, ये है फॉर्मूला। बेटा बच्चे इस फॉर्मूले को रटते रह जाते हैं, ठीक है, इसीलिए डेंसिटी इतनी टफ लगती है, क्योंकि उसके बीच के कंसेप्ट को हम समझते ही नहीं है। Now try and understand. I hope you got all the fact here. Why mass is here and why volume is at the denominator. ठीक है? Density is equals to mass upon volume. Now let's theoretically read what is the definition of density. But density is defined as the mass present in a unit volume. Mass present in a unit volume. कितने बच्चे कितनी क्लास में थे? Mass present in a unit volume. ठीक है? Formula mathematically using the formula density is equals to mass upon volume, ठीक है। Now density of a substance is independent of its shape or size of the object. This part MCQ में देख लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये। Density is independent of the shape and size of the object. बेटा अभी तो मैंने आपको स्टूडेंट का आंसर दिया, एग्जाम्पल दिया, स्टूडेंट की जगह बैग रख लो, है ना, मास सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट का शेप जरूरी थोड़ी वैसा है का वैसा ही 10 kg चाहिए हमें, कुछ भी हो सकता है 10 kg, राइट। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से और पढ़ना है डिटेल में। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा डेंसिटी पे, एंड प्रेशर पे क्या, प्रेशर से क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, इसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, coming to the SI unit. Now here, SI unit of density is kilogram per cubic meter. किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और स्मॉलर यूनिट में क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड ग्राम पर ml. अब अगेन इसको रटो मत, ये एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ है, बच्चे इसको देख के तक घबरा जाते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड क्रैक दिस कोड हियर। देखो बेटा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होती है, कोई डाउट नहीं है इसमें, सबको पता है मास की एसआई यूनिट केजी होती है। केजी और ग्राम में क्या रिलेशन होता है? 1000 का। सो 1000 ग्राम भी हो सकता है, केजी एंड ग्राम कन्वर्टिबल है, ठीक है। नाउ कमिंग टू वॉल्यूम, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लीटर होती है, बट दैट इज नॉट ट्रू बेटा। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। कहां से आया मीटर क्यूब? बेटा वॉल्यूम इज स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस कहां होगी? किसी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर होगी, राइट। और 3D ऑब्जेक्ट, मान लो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, मान लो एक क्यूबॉइड है ये, तो इसके अंदर की अगर स्पेस निकालनी है तो क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। अब मान लो सारे के सारे 1 मीटर हैं, 1 मीटर 1 मीटर एंड 1 मीटर, तो मीटर क्यों लिखा है यहाँ पे?
क्योंकि जो उसके लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट है वो एक तरह से डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना। और इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, सो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। क्लियर? SI यूनिट ऑफ दिस डेंसिटी इज kg पर मीटर क्यूब। कहां से आया, समझ में आ गया। नाउ बेटा मीटर क्यूब के अलावा यहां पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, यहां पर लीटर भी हो सकता है, यहां पर ml भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज, कितने लीटर कितने ml इज इक्वल्स टू मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये क्वेश्चन। इसके अलावा एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्विवेलेंट टू ग्राम पर ml। आपको दे देंगे क्वेश्चन ये, विच ऑफ द यूनिट इज इक्विवेलेंट टू ग्राम पर ml। नीचे दिया होगा आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर लीटर, ऐसे करके एक क्वेश्चन दिया होगा एमसीक्यू, और पूछेंगे बताओ कौन सी इक्विवेलेंट है। इसी की जगह पे ग्राम पर लीटर भी आ सकता है, ठीक है। नाउ तो यू शुड नो द कन्वर्जन कि कौन सा किसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो समझ लेते हैं फटाफट से। देखो बेटा टेक्निकली ये देखा गया है कि मान लो आपके पास एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो दिस इज ऑल 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो क्या बना 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें अगर हम वाटर डालेंगे तो ये देखा गया है कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ml, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ml। अंडरस्टूड? इतना आपको याद करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml होता है, ठीक है। नाउ अब मान लो इसका साइज हमने बढ़ा दिया, अगेन एक क्यूबॉइड लिया जिसका कि साइज बढ़ा दिया हमने, और साइज कितना है, नाउ इट इज 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। नाउ 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर टू 1 डेसीमीटर, लिख लो यहां पर 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, तो क्या मिलेगा ये 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब। नाउ अब बेटा 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी बताओ 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10, पता है वो है ना। सो 10 सेंटीमीटर, तो यहां लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सो हमें क्या मिला, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में 1 ml था, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 ml होगा कि नहीं होगा, कैन एनी कंफ्यूजन। सो हमें मिल गया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ml, और 1000 ml इज इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 लीटर। सो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर। ये देखो, ये दो चीजें बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए। 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको कि cc भी लिखा जाता है, 1 cc, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। क्लियर? अब ये पूरा सॉल्यूशन करने के लिए आपको एग्जाम में शायद नहीं आएगा, इतना डिटेल में सॉल्यूशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट यू शुड नो कि ये 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर कैसे आया है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है बेटा कि ये मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। नो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। क्लियर? अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर। बेटा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? अब ऐसा देखा गया है कि अगर हम 1 ml वाटर लें और उसको मेजर करें, उसका मास मेजर करें, तो 1 ग्राम आता है। ऐसे ही अगर 10 ml वाटर होगा, उसका मास मेजर करें तो वो 10 ग्राम आता है, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है। सो डेंसिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास अपॉन वॉल्यूम है
अब मास आ रहा है 1 ग्राम, वॉल्यूम आ रहा है 1 ml, राइट। मास आ रहा है 10 ग्राम, वॉल्यूम आ रहा है 10 ml। तो ये कितना आ रहा है? ये तो यहां सॉल्यूशन करोगे तो भी 1 ग्राम पर ml है, यहां सॉल्व कर लोगे तो भी 1 ग्राम पर ml है, राइट। दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। बेटा रूम टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। क्लियर? अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं यहां पर? हमें क्या करना है डेंसिटी ऑफ वाटर पता करके? बेटा वाटर में कोई चीज फ्लोट या सिंक क्यों करती है, इसी से हमें पता पड़ेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml से ज्यादा निकली तो वो डूब जाएगा, और अगर 1 ग्राम पर ml से कम निकली तो वो फ्लोट करेगा। सो सिंकिंग एंड दिस फ्लोटिंग डिपेंड्स कि उसकी डेंसिटी इतने से ज्यादा है कि कम है, ठीक है। और इसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी। देखो समझ में आएगा यहां पर। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकाल लो और नीचे लिख दो डेंसिटी ऑफ वाटर एट दैट टेम्परेचर। बेटा 1 ग्राम पर ml हर जगह नहीं होती, सिर्फ रूम टेम्परेचर के वाटर पे होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे कम कर दोगे तो उस पर फिर इफेक्ट होता है डेंसिटी पे, ठीक है। सो रूम टेम्परेचर पे ये डेंसिटी है, तो रूम टेम्परेचर की डेंसिटी रूम टेम्परेचर पे अगर हो रहा है तो यहाँ पे 1 ग्राम पर ml यानी 1 आएगा बेसिकली 1, ठीक है। नाउ जब हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं तो उस टाइम पे कोई यूनिट नहीं लिखी जाती। क्यों नहीं लिखी जाती? चलो करके देखते हैं एक बार। देखो सपोज द मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक है कोई, उसका मास मेजर किया तो 27 ग्राम निकला, ठीक है। कितना निकला? 27 ग्राम। और उसका वॉल्यूम निकला 10 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम निकला 10 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करो जरा फटाफट से, कितना है आंसर? 10 पॉइंट लगा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, ठीक है। सो ग्राम पर ml यू कैन से। अब ये है 2.7 ग्राम। रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे एट रूम टेम्परेचर, तो ये क्या है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml की जगह सेंटीमीटर क्यूब ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यूनिट तो सेम है ना, यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाती हैं। इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी में सिर्फ नंबर आता है, यूनिट नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि सेम डेंसिटी से डेंसिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। अब यहां पे क्या बोलोगे आप? ये 2.7 ग्राम इसका आंसर आया। इसका मतलब है दिस एल्यूमिनियम ब्लॉक इज 2.7 टाइम्स हेवियर देन वाटर। This aluminum block is 2.7 times heavier than water, so it will sink down. वो डूब जाएगा। समझ में आ गया? Understood? चलो moving ahead. Now let's understand that how to measure mass and then further how to measure volume. इसके आगे हम देखने वाले हैं कैसे मेजर करते हैं मास और वॉल्यूम को, ठीक है। देखो बेटा मास को मेजर करने का तरीका वेइंग बैलेंस से। इस टाइप का वेइंग बैलेंस कई सारे बच्चों के घर में किचन में भी होता है, इसको किचन वेइंग मशीन ही बोलते हैं। ये वेइंग बैलेंस वो नहीं है बेटा जो जिसमें आप अपना वेट मेजर करते हो, ये वो है जिसमें छोटे छोटे ग्राम्स में भी मेजर हो जाता है। आप कभी भी देखना जो आपका खुद का वेइंग बैलेंस होगा यानी आपका वेट मेजर करने वाला, उसमें 0.1 ग्राम में आंसर मतलब वो दिखाता नहीं है, ठीक है। सो दिस वेइंग बैलेंस शोज द वैल्यू इन 1 ग्राम 2 ग्राम ऑल्सो, ठीक है। कैसे करना है इसमें? यहां पर ये इंस्ट्रूमेंट है वेइंग बैलेंस, इसको स्विच ऑन करना है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल वेइंग बैलेंस बेसिकली। अब इसके डिस्प्ले पे ध्यान देना है। डिस्प्ले अगर 0 आ गया देन यू आर गुड टू गो। अगर 0 नहीं आया तो यहाँ पर एक रीसेट बटन होता है, रीसेट, उसको दबाना होता है तो फिर 0 पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इसमें प्लेस करना है ड्राई एंड क्लीन वॉच ग्लास या फिर बटर पेपर, ठीक है। बटर पेपर पे चल जाता है। बटर पेपर या वॉच ग्लास रखोगे तो थोड़ा वेट बढ़ेगा उसका, है ना। तो फिर से आपको रीसेट बटन दबाना, फिर 0 पे लेके आना उसको। उसके बाद जिस भी चीज का आपको मास मेजर करना है, लेट्स से स्टोन का करना है या एल्यूमिनियम ब्लॉक का करना है, जिसका भी करना है वो आप उस पर रखेंगे और आपको उसका मास पता पड़ जाएगा। क्लियर? अंडरस्टूड? बस इतना से है, सिंपल। आगे देखो, अ स्टेप फर्दर फॉर यू। बेटा मास एंड वेट कहां लिखा हुआ है? द वर्ड मास एंड वेट आर दीज टू द सेम थिंग? अब चैप्टर 5 पढ़ लिया है, अब तो पता होगा मास और वेट दोनों चीजें सेम नहीं होती है ना।
मास तो सिंपल केजी है, वेट क्या है? हु विल टेल मी द SI यूनिट ऑफ वेट? जल्दी से कमेंट में अपना नया नाम के साथ बताना, पता पड़े कौन ऐसे धुरंधर है ना? धुरंधर बड़े ट्रेंड पे चल रहा है आजकल। चलो, सो हु इज द इंटेलिजेंट वन? वेट की मुझे SI यूनिट आप बता रहे हैं। बेटा वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स। और ये फोर्स क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे जो ग्रेविटी लग रही है, बस वही। सो दिस वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, है ना? ये पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ जो हमको यहाँ वैल्यू मिली अभी वेइंग बैलेंस में, वो मास था कि वेट था? वो मास था कि वेट था? बेटा वो मास ही था, वो मास ही था। कैसे था? क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी ये वेइंग बैलेंस आते हैं, उनकी जो यूनिट्स होती हैं, उनकी जो रीडिंग वैल्यूज होती हैं, वो इस तरह से कैलिबर की जाती हैं कि वो मास दिखा ले। ठीक है, अब कैसे की जाती है, जो सीनियर क्लास में जाओगे तब कोई पता पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, मोस्ट बैलेंसेज एक्सेप्ट टू पैन, ये वाला, ये आपके फिजिक्स लैब में होगा, इसको टू पैन वेइंग बैलेंस बोलते हैं। दिस इज नॉट द डिजिटल वन, दिस इज टू पैन वेइंग बैलेंस are actually measures the weight, but their scales are marked in mass units so that they show the values in gram or kilogram. Clear? समझ में आ गया? चलो, now let's go for how to measure the volume. बेटा वॉल्यूम है क्या? पहले तो वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज के अंदर कितना स्पेस है वो उसका वॉल्यूम हो जाता है। मेरे सामने ये बॉटल है, ये इसके अंदर जो स्पेस है वो 700 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो कितना हुआ 700 ml, है ना? 700 ml इसका वॉल्यूम हो जाएगा अगर फुल भर देंगे तो। ठीक है, द SI यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या है? क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, ये SI यूनिट है। इसके अलावा हम थोड़े छोटी यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू लीटर होता है, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मिलीलीटर होता है। अब तो पता पड़ गया? चलो, अब बेटा ये मेजर करते कैसे हैं? अब हर जगह ये बॉटल लेके तो जाएंगे नहीं, है ना, मेजर करने के लिए वॉल्यूम। तो इसके लिए लेबोरेटरीज में होते हैं मेजरिंग सिलेंडर। ये मेजरिंग सिलेंडर अभी मैं इसमें एक्टिविटी करके दिखाऊंगी। ठीक है, अभी पिक्चर से देख लो। मेजरिंग सिलेंडर, ये आपके छोटे जो ये साइज है, जो कि 5 ml से स्टार्ट हो रहा है, 5, 10, 25, 50, 100, 250 ml, ये सारे अलग अलग वॉल्यूम के मेजरिंग सिलेंडर होते हैं। इसमें जो भी लिक्विड होता है हम डालते हैं, रीडिंग पढ़ते हैं और बस वॉल्यूम पता पड़ जाता है। ठीक है, सो मेजरिंग सिलेंडर, द apparatus, the common apparatus used to measure the volume of the liquid is measuring cylinder. Clear? चलो आगे चलते हैं। Now how to measure the volume? अब ये जो मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? सिंपल, पानी डाल लो, जितना भी पानी, लिक्विड, अल्कोहल जो भी डालना है वो डालो, जहां तक आएगा उसको रीड कर लो। अब रीडिंग क्या इतनी सिंपल है? बेटा रीडिंग करने के भी कुछ रूल्स हैं। देखो यहां पर हाउ टू मेजर, आप पहले ये क्या है? फनल। फनल से आप लिक्विड इसमें डालेंगे, राइट? जहां तक लिक्विड डाला, लेट्स से 50 ml तक डाला, तो 50 ml रीड करने के लिए हमेशा आईज पैरेलल में होनी चाहिए। ऐसे ऊपर से और नीचे से रीड नहीं करते हैं, नहीं तो पैरेलैक्स एरर आता है। कौन सा एरर आता है? पैरेलैक्स एरर आता है। अब डिटेल में अगेन नहीं है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, यहां से रीड करोगे तो आपको ये 51 दिखाई देगा, ऊपर से रीड करोगे तो हो सकता है 49 दिखाई दे। तो इसलिए हमेशा सामने से दिखाई दे, बिल्कुल पैरेलल देखना चाहिए। ठीक है, सो जो मेनिस्कस होता है बिल्कुल वहां पर आपको रीडिंग दिखाई देगी एंड यू विल बी एबल टू चेक आउट द वॉल्यूम। क्लियर? नाउ अब बेटा 50 ml तो समझ में आ गया, 50 ml तो रीड कर लोगे, लेकिन यहां पर हो तो इतना पानी हो मान लो, देन अब कितना वॉल्यूम है? सो यू शुड नो दैट हाउ मच द स्मॉलेस्ट रीडिंग इट कैन रीड। ये लार्जेस्ट तो समझ में आ रहा है, 100 सबको दिख रहा है तो सब बोलोगे ये लार्जेस्ट वॉल्यूम इट कैन मेजर इज 100 ml, बट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? ये सबसे छोटी जो यूनिट है वो कितना मेजर कर सकता है? वो 0.1 ml है, वो 0.2 ml है, या वो 0.50 ml है ना? ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए है एक तरीका। क्या तरीका है? देखो बेटा, किसी भी मेजरिंग सिलेंडर, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेजरिंग सिलेंडर, किसी भी स्केल की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी स्केल में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू वो कितनी मेजर कर सकता है, उसके लिए क्या करना होता है? आप कोई भी दो बड़े नंबर के बीच के लाइन देख लो। ठीक है,
अब मान लो आप हम यहाँ पर 20 to 30 ले ले, 30 to 40, 40 to 50 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी दो बड़े नंबर आपको जो दिख रहे हैं वो लेने हैं। सो हम 20 to 30 ले लेते हैं, है ना, 20 to 30, ठीक है। सो बिटवीन 20 to 30 हाउ मेनी नंबर्स, 20 से 30 के बीच में नंबर गैप कितना, 10 का, 10 का ही तो नंबर गैप है ना, 10, नंबर गैप इज 10। अब इनके बीच की लाइन काउंट करो, इनके बीच की लाइन काउंट करेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। हाउ मेनी नंबर लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स इन बिटवीन, 10, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना आया, 1 क्या, अब हम यहां पर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं तो 1 ml, कहीं पर अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो 1 सेंटीमीटर, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप क्या मेजर कर रहे हो, ठीक है। सो यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 1 ml, राइट। सो हियर द स्मॉलेस्ट वैल्यू इट कैन मेजर इज 1 ml। अब मुझे फटाफट जल्दी से बताओ, दिख रहा होगा या क्लियर है ना, मैं आपको एक लाइन बता रही हूं, मुझे उसकी वैल्यू बतानी है। ये है दिस वन, 60 के ऊपर 1 2 3 लाइन ऊपर है, 60 से 3 लाइन ऊपर है, तो कितना होगा, वट इज द वैल्यू, वट इज द वॉल्यूम इट इज मेजरिंग राइट नाउ, जल्दी से बताओ। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। चलो एक और फटाफट से प्रैक्टिस के लिए, ये देखो, लेट्स सी हियर, ये एक और स्केल है। अब मेजरिंग सिलेंडर का नहीं है लेकिन स्केल है, ठीक है। अब स्केल में ये जो लाइंस हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये कितनी मेजर कर सकता है, जल्दी से सॉल्व। क्या करना है, पहले कोई भी दो बड़े नंबर ले लो, 10 to 20, 20 to 30 कोई भी ले लो, ठीक है। 10 to 30, 20 to 20 के बीच में कितने नंबर, 10 to 20 के बीच में कितने नंबर, 10। स्मॉलेस्ट लाइन कितनी है, जो छोटी वाली लाइन है कितनी है, 10 से 20 के बीच में कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, कितनी है, 5, डिवाइडेड कितना आएगा, 2। दिस सबसे छोटी वाली लाइन, दिस इज मेजरिंग 2, क्या 2 ml, 2 सेंटीमीटर, 2 हो सकता है डिग्री सेल्सियस, डिपेंडिंग ये क्या स्केल में मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट यूनिट इट कैन मेजर इन, इट कैन मेजर। क्लियर, समझ में आ गया। चलो मूविंग अहेड, नाउ लेट्स डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विद इरेगुलर शेप। बेटा लिक्विड के लिए तो हमारे पास एपरेटस है, मेजरिंग सिलेंडर है, हम उसमें डाल रहे हैं, मेजर कर ले रहे हैं। व्हाट अबाउट द सॉलिड्स, व्हाट अबाउट अ स्टोन, व्हाट अबाउट एनी इरेगुलर शेप, राइट। अब सॉलिड तो जो है वॉल्यूम, जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें वॉल्यूम तक नहीं, उसमें शेप नहीं ले सकते ना, उनका फिक्स्ड शेप होता है। तो ऐसे केस में हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम, लेट्स फाइंड इट आउट हियर। क्या करना है, आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो कि इरेगुलर शेप के हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मेजरिंग सिलेंडर की भी जरूरत पड़ने वाली है, उसमें आपको एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर डालना है, लेट्स से 50 ml, ठीक है। 50 ml ऑफ वाटर डालने के बाद आपको जो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो कि इरेगुलर शेप का है, लेट्स से स्टोन, उसको धागे से बांधना है। अब 50 ml पानी भरने के बाद, रीडिंग लेने के बाद, देन यू हैव टू पुट दिस स्टोन इनसाइड दिस वाटर। बट बेटा ये एक्टिविटी तब एप्लीकेबल है जब जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा अंदर डिप हो जाए, ऐसा नहीं कि ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो फिर आपको वॉल्यूम नहीं पता पड़ेगा, ठीक है। ये स्टोन लिया है, स्टोन पूरा अंदर चला जाएगा, डूब जाएगा। जब ये डूबेगा, जब ये अंदर जाएगा तो वो कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। कितना बड़ा, 50 से लेट्स से 56 पे आया, 57 पे आया, उसको मेजर कर लो और लास्ट में इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम को माइनस कर लो, राइट। जो वॉल्यूम निकला वो आपका स्टोन का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब ये थ्योरेटिकल था, करके देखते हैं, ठीक है। देखो ये मेजरिंग सिलेंडर, आई एम पुटिंग वाटर इन दिस, मेरा हाथ सेट है इसलिए मैंने बिना फनल के डाला हुआ है, ठीक है। चलो देखो दिखाई दे रहा है, अभी आपको थोड़ा ये वॉल्यूम बिकॉज ऑफ मिनट्स का थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 50 ml था, मैंने बिल्कुल पैरेलल होकर देखा था। 50 ml ऑफ वाटर है। अब इसमें मैं इरेगुलर शेप डाल रही हूँ। अब मैंने स्टोन नहीं डाला है क्योंकि ये 100 ml का था तो स्टोन इसके अंदर जा नहीं रहा था, लेकिन दूसरे इरेगुलर शेप डाले हैं मैंने, ठीक है। डोंट लाफ, क्या डाला हुआ है, फर्स्ट नेल कटर, हैवी है डूब जाएगा, नेल कटर डाला। नाउ चेक द वॉल्यूम, चेक द वॉल्यूम। बेटा इनिशियल था 50 ml, इनिशियल लेवल था 50 ml, ये नेल कटर डालते ही कितना आया,
कितना आया देखो, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 पे है 56. 56 इज द फाइनल. इनिशियल 50 था, 56 इज द फाइनल. याद रखना, आगे ऑब्जर्वेशन टेबल में भरेंगे. इसके बाद नेक्स्ट, इसको निकाल दिया. अब की, सिंपल की, कितना डिस्प्लेस हुआ 50 के बाद से 51, बस 1 नंबर डिस्प्लेस हुआ है 51. फाइनल रीडिंग 51 की के साथ. नेक्स्ट की भी निकाल लिया. नाउ दिस इज अ सेल, पेंसिल सेल. ये देखो कितना डिस्प्लेस हुआ है. दिस इज 1 2 and 3, ऑलमोस्ट 3 53. 53 इज द फाइनल वॉल्यूम, राइट. सो इन 3 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने आपको करके दिखाया हुआ है. ऑब्जर्वेशन टेबल में देख लेते हैं क्या करना है. स्टोन का पहले से उन्होंने दिया हुआ है. मेटल की में क्या था, 50 ml हमारा इनिशियल था, 51 ml 51 हमारा फाइनल था. इसके अलावा एनी अदर में हमने क्या लिया था, नेल कटर में 50 ml हमारा इनिशियल था और फाइनल हमारा था 56 ml. उसके अलावा और क्या लिया था हमने, और क्या लिया था, सेल, राइट. सो सेल हमारा 50 ml था और यहां पर आ गया था 53 ml. अब क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या किया हुआ है, B माइनस ए. सो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो. सो यहां पर 5 ml आया, यहां पे कितना आएगा, यहां पर 1 ml आएगा, यहां पर 6 ml, यहां पर 3 ml. सो दिस इज द वॉल्यूम. अब इसी ml को सेंटीमीटर क्यूब में यहां पे लिख लो. क्लियर. सो दिस वे वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. चलो मूविंग अहेड. नाउ लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी. बेटा टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो डेंसिटी पे कुछ इफेक्ट होता है क्या? ऑफ कोर्स होता है. क्या होता है देखो यहाँ पर, लेट्स रीड आउट दिस लाइन. द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस विद हीटिंग. हीटिंग का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एंड डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने कूलिंग यानी कि टेम्परेचर को कम कर दिया. तो बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, ठीक है. नाउ व्हाई इट इज सो, टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स लुक एट दिस पिक्चर. कुछ देखी से लग रही है ना, कहाँ पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 7 में, वहां मैंने आपको दिखाई दी है. क्या हो रहा है यहाँ पर, स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है. अब इसको समझने के लिए व्हाई इट इज रिलेटेड टू डेंसिटी, लेट्स अंडरस्टैंड वन फैक्ट फर्स्ट. मान लो यहाँ 20 पार्टिकल्स हैं. अब ये स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन हमने इन पार्टिकल्स को एस्केप नहीं होने दिया. मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस कहीं पर भी कह लो, पार्टिकल्स 20 ही रहेंगे, मान लो, है ना. तो अगर पार्टिकल सेम रहेंगे तो मास भी सेम रहेगा. तो हमने एक कंडीशन फिक्स कर दी कि मास सेम रहेगा. नाउ फोकस ऑन वॉल्यूम. बेटा वॉल्यूम सॉलिड में कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा. क्यों? क्योंकि बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता. तो ये बहुत कॉम्पैक्ट यानी छोटे से वॉल्यूम में फिक्स हो गए, राइट. नाउ टेम्परेचर इंक्रीज तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, स्टेट कन्वर्जन होगा, मेल्टिंग पॉइंट के बाद लिक्विड में आ गए. नाउ लिक्विड में सॉलिड कंपैरिजन में स्पेस ज्यादा होता है, स्पेस मतलब वॉल्यूम, राइट. तो अब ये ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहे हैं. फिर और हीट दोगे तो और वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, फिर ये अल्टीमेटली बॉइलिंग में आ जाएंगे और गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे. नाउ गैसेस के बीच में तो बहुत सारा स्पेस होता है, मींस बहुत सारा वॉल्यूम होता है. और हमने अभी क्या पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम तो उल्टा चल रहा है ना, वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो डेंसिटी तो घटनी है ना. सो वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज, फिक्स है वो तो. क्लियर. सो अब समझ में आया व्हाई विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, बिकॉज एक्चुअली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी कम हो जाएगी. समझ में आ गया. चलो मूविंग अहेड. नाउ लेट्स समराइज. हमने क्या क्या समझा यहाँ पर. The density of substance decreases with heating and increases with cooling. ये समझा दिया मैंने. Now why? ये यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है why. Because as the temperature increases, the particles of the substance, whether solid, liquid, gas, कोई भी ले लो आप, इन सभी में वाइब्रेशन होता है and they tends to move away and spread. वाइब्रेशन की वजह से ये मूव अवे होते हैं एक दूसरे से और स्प्रेड हो जाते हैं. इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन मास सेम रहता है. मास हमने फिक्स कर दिया था ना, तो मास सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ेगा. नाउ वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम नीचे है, डिनोमिनेटर में है. सो अपॉन हीटिंग द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड द डेंसिटी डिक्रीजेस. गॉट इट. दिस इज द कंप्लीट आंसर व्हाई this temperature is
increase in temperature is decrease in the density. Clear? चलो, now one fact for you, ये hot air balloon always rises up. आपने सुना होगा बेटा that hot air always rises up. हम ये रट लेते हैं hot air always rises up. Now why? This is the answer. बेटा hot air ज्यादा टेम्परेचर मतलब बहुत पार्टिकल दूर दूर, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, और डेंसिटी का मतलब क्या है? हेवीनेस. अगर डेंसिटी कम तो हेवीनेस कम, मतलब हॉट एयर हमेशा लाइटर होती है और ऊपर चली जाती है. क्लियर? तो हॉट एयर बलून ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि एक्चुअल में उसके अंदर जो हॉट एयर है वो हल्की हो गई है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई है. क्लियर? देखो, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई हॉट एयर मूव्स अप एज इट इज लेस डेंस देन द कूल एयर अराउंड इट. अपने आसपास की जो ठंडी एयर है उससे वो हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठ जाती है. ठीक है? द हॉट एयर बलून वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल. अंडरस्टूड? चलो, मूविंग अहेड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी. अब टेम्परेचर तो हमने समझ लिया, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है फिर से हमें देखनी है ये वाली पिक्चर, जो अगेन मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी समझा दी थी. ठीक है? क्या देखा था हमने वहां पर? ये है सॉलिड स्टेट, ये है लिक्विड स्टेट एंड ये है गैसियस स्टेट. सॉलिड स्टेट में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, जगह ही नहीं होती, प्रेशर लगाने पे वो टूट जाता है. लिक्विड स्टेट में पार्टिकल के पीछे थोड़ा सा स्पेस होता है, बहुत थोड़ा सा, तो प्रेशर लगाते भी हैं तो ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ऐसे लिक्विड टूटता नहीं है, जैसे सॉलिड में टूट जाता है वैसा नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता. गैसेस में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, बहुत सारा स्पेस होता है, तो जब हम इसमें प्रेशर लगाते हैं तो वो स्पेस कम होते होते पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं. पार्टिकल्स उतने ही थे, यहां पर भी मास सेम है ना? मास सेम है दोनों जगह. चेंज क्या हुआ? प्रेशर लगाने से चेंज क्या हुआ? वॉल्यूम यहां पर बहुत ड्रास्टिकली कम हो गया. तो वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा. राइट? सो प्रेशर विल शो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन डेंसिटी ओनली इन द केस ऑफ गैसेस, बट नॉट इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. बिकॉज सॉलिड्स में तो प्रेशर लग ही नहीं रहा ना बेटा, पार्टिकल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पार्टिकल्स उल्टा टूट जा रहे हैं. राइट? तो हम यहाँ पे डेंसिटी कम या ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते. लिक्विड में भी हमें ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता, लेकिन गैसेस के केस में डेंसिटी पे बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है. क्यों? क्योंकि ड्रास्टिकली वॉल्यूम कम हो जाता है. दिख रहा है ना? वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया है. वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी. राइट? यहाँ देखो पार्टिकल्स कितने खुले खुले हैं, यहाँ पे एकदम बहुत सारे घने से हो गए. क्लियर? चलो, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेंसिटी ऑफ अर्थ. बेटा ये प्रेशर और टेम्परेचर हमने देख लिया, इफेक्ट क्या क्या है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेंसिटी ऑफ अर्थ. अर्थ में यहां पर डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सुना होगा आपने. अर्थ एक सॉलिड सिंगल बॉल नहीं है, उसमें अलग अलग लेयर्स हैं. राइट? सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट सुना भी होगा आपने, है ना? सो क्रस्ट, देन अपर मेंटल, लोअर मेंटल, देन आउटर कोर एंड द इनर कोर. राइट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? अब इस पिक्चर को देख के बताओ कि अर्थ क्रस्ट में, ये क्रस्ट में ऊपर सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी या अंदर सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, या फिर डेंसिटी बिल्कुल सेम होगी? जल्दी से पॉज दिस वीडियो एंड टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बताओ इसका आंसर. बेटा यहाँ पर डेंसिटी सबसे कम होती है अर्थ क्रस्ट पे, और जैसे जैसे लेयर में आप अंदर को जाओगे डेंसिटी बढ़ती रहेगी. क्यों बताओ? बिकॉज बेटा जैसे जैसे हम अंदर को जा रहे हैं तो ऊपर वाली लेयर उसके नीचे वाली लेयर पे प्रेशर डाल रही है ना, डाल रही है. बिकॉज ऑफ दैट, एंड ऑल्सो एज वी गो इनर साइड ऑफ द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्रास्टिकली. तो इतना ज्यादा जब इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो वहां पर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाती है. अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया कि पार्टिकल की डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम हो जाती है, तो यहाँ कैसे ज्यादा हो रही है? बेटा वो तब होती है जब पार्टिकल्स को एस्केप करने का, स्प्रेड होने का मौका मिलता है. यहां पर वो केस नहीं है, यहां पे प्रेशर भी उतना ही है. राइट? यहाँ पे हर लेयर, नीचे वाले लेयर पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगा रही है, तो पार्टिकल कहीं एस्केप नहीं हो सकते. उनके पास एनर्जी बहुत है लेकिन एस्केप नहीं हो सकते. आपने कभी देखा होगा वोल्केनो कहां से आ रहा है? वो जो गर्म लावा है कहां से आ रहा है? अंदर से आ रहा है. वाई इट बर्स्ट इतना ड्रास्टिकली? कभी भी वोल्केनो ऐसे धीरे से नहीं आता, ऐसे बर्स्ट होता है. क्यों? क्योंकि अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है.
तो जैसे ही उन लिक्विड इन पार्टिकल्स को एस्केप होने का मौका मिलता है वो एकदम बर्स्ट होते हैं. अंडरस्टूड? सो द डेंसिटी ऑफ दीज लेयर्स इंक्रीजेज एज वी गो इनसाइड द अर्थ. ठीक है, फटाफट से पढ़ लो. अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स. As one moves deeper into the earth, both the pressure and the temperature rises significantly. Due to this, making this materials heavier and more compact inside. Now, the outermost layer called the crust is lightest. ठीक है, density कम होती है, and the density of the different layer increases as we move towards the center. जैसे जैसे हम सेंटर में जाएंगे ऐसे ऐसे डेंसिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, चलो. नाउ सम फैसिनेटिंग फैक्ट फॉर यू. यहां पर बेटा आपने कभी भी देखा होगा आइस फ्लोट करती है वाटर पे, राइट? और हमने अभी क्या देखा था, मैंने जब आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट दिखाई थी, तो सॉलिड हमेशा बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं छोटे से एरिया में, है ना? तो कॉम्पैक्ट होते हैं तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट? तो आइस की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना वाटर से, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट हैं, तो उसको डूबना चाहिए. उसकी डेंसिटी ज्यादा है, होनी चाहिए, डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और उसको डूबना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. आइस हमेशा फ्लोट करती है ऊपर. नाउ व्हाई इट इज सो? बेटा दिस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द आइस. अब कभी आप सीनियर क्लास में जाओगे, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टाइप से कुछ वर्ड्स आप सुनोगे. एक्चुअल में होता क्या है, जो आइस जब फ्रीज होती है, यानी वाटर जब फ्रीज होता है बेसिकली और आइस में कन्वर्ट होता है, तो वहां पर जो H2O के पार्टिकल होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके अंदर छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गैप बन जाते हैं. यू कांट से एयर पॉकेट्स, इट्स नॉट एयर पॉकेट्स, बट छोटे छोटे से गैप रह जाते हैं, राइट? और जहां पर स्पेस रह जाएगा वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा. यस, दैट्स व्हाई आइस इज हैविंग लेस डेंसिटी देन वाटर. Ice is having less density than water. Why it is so? Because the way they form the structure, there is a lot of gap between the structure. That's why. ठीक है, चलो देखो यहाँ पर. Why does ice float on water? Ice floats on water because it is lighter than the liquid water. And do you know water की density कौन से temperature पे सबसे ज्यादा होती है? At 4 degree Celsius. ये MCQ का क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, at what temperature water is having highest density? 4 degree Celsius. ठीक है, चलो देखते हैं. Water has a special property that its density is highest at 4 degree Celsius. ठीक है, it means water is heaviest at 4 degree Celsius. Further, as the temperature drops, the water turn into ice at 0 degree Celsius. ये तो पता है हमें. Now, it undergoes a change in structure. चेंज किसमें होता है? स्ट्रक्चर में होता है. द पार्टिकल्स अरेंज देमसेल्फ इन अ वे दैट इट टेक्स अप मोर स्पेस. ज्यादा स्पेस वो घेरता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सपेंशन. द चेंज इन द स्ट्रक्चर वेयर द आइस पार्टिकल इज टेकिंग मोर स्पेस, दैट इज एक्सपेंशन. फर्दर, बिकॉज ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर नाउ ऑक्यूपाइंग द लार्जर वॉल्यूम, राइट? अभी वॉल्यूम बढ़ गया है तो इसके वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. एज अ रिजल्ट आइस बिकम लाइटर देन द लिक्विड एंड फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस. ठीक है, अब बेटा इस प्रॉपर्टी के वजह से, ये जो फ्लोटिंग वाली प्रॉपर्टी है आइस की, इसके वजह से जो एक्वेटिक एनिमल है पोलर रीजन में वो सर्वाइव कर पाते हैं. जो एक लेयर बन जाती है आइस की वाटर के ऊपर, वो नीचे के टेम्परेचर को उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देती. दैट इज वाई. ठीक है, चलो वन लास्ट, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट हियर. बेटा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये जो ग्लास टम्बलर है इसमें प्लेन वाटर है और इसमें एग डाला हुआ है. तो यूजुअली आपने देखा होगा अगर एग अच्छा है तो हमेशा वो सिंक कर जाता है, राइट? अब क्यों सिंक कर रहा होगा? अब ये मत बोलना क्योंकि वो हैवी है, अब ये बोलना है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से. ठीक है, अब यहाँ पूछा हुआ है कि आप इसमें क्या ऐसा कर सकते हो वाटर में जिससे कि ये जो एग है वो फ्लोट करना शुरू हो जाए बिना एग को डैमेज किए. दैट इज द कंडीशन. ठीक है, एग को डैमेज नहीं कर सकते हो आप, लेकिन एग को फ्लोट करवाना है. क्या करोगे बताओ? किसी भी तरीके से वाटर की डेंसिटी को बढ़ा दो, है ना? वाटर की डेंसिटी अगर हमने इंक्रीज कर दी, जैसे ही वो एग से ज्यादा हो जाएगी तो फिर एग क्या होगा? फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा. अब वाटर की डेंसिटी कैसे बढ़ाओगे? बेटा वाटर के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको आपको कवर अप करना है. तो क्या करोगे? सॉल्ट डिसॉल्व कर दो इसमें, राइट? बेटा सॉल्ट अगर हम इसमें डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के बीच की जो खाली स्पेस है उसको भर देंगे.
राइट? स्पेस कवर हो गई और मास बढ़ गया, राइट? कैसे बढ़ेगा मास? पहले सिर्फ वाटर के पार्टिकल थे, आपने जब उसमें सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट का मास भी तो ऐड हो गया ना, तो मास इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने ज्यादा नहीं बढ़ाया, मास इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे हम उसमें NaCl डालते रहेंगे, यानी सॉल्ट डालते रहेंगे, राइट? तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और अल्टीमेटली दिस एग विल स्टार्ट फ्लोटिंग। ठीक है? सो थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। क्लियर? चलो, so with this we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every concept of this chapter, but still having any doubt or facing any difficulty, comment. I will revert back. And coming to numericals, we will solve them during the NCERT solutions. उसके अलावा जब हम extra question लेके आऊंगी तब भी हम numericals को solve करेंगे। ठीक है? चलो, till then take care and bye bye.